दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं अरावली की, जो हिमालय से भी पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिसने पिछले 200 करोड़ सालों से नॉर्थ इंडिया को एक ढाल बनकर रेगिस्तानी हवाओं से बचाया है। लेकिन अफसोस, आज ये पहाड़ियाँ अपने ही अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। और आयरनी देखिए, आज दुनिया की इस सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के अस्तित्व को एक साधारण से इंची टेप से नापा जा रहा है। एक ऐसा नया कानूनी ब्लूप्रिंट जो शायद अरावली के 90% हिस्से को हमेशा के लिए नक्शे से मिटा दे। देखिए, अरावली 692 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो नॉर्थ इंडिया की आइकोलॉजिकल स्पाइन है। अरावली गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली यह श्रृंखला प्रकृति की बनाई एक ऐसी दीवार है जो थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है और हवा को भी साफ करती है। अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए हरे फेफड़ों यानी कि ग्रीन लंग्स का काम करती है। ये इस पूरे क्षेत्र के जहरीले प्रदूषण को सोखने वाला सबसे बड़ा कार्बन सिंक और क्लाइमेट बफर है। अब जरा उस डरावने फ्यूचर की कल्पना कीजिए जिसकी वार्निंग वैज्ञानिक बार बार दे रहे हैं। अगर अरावली की ये प्राकृतिक दीवार कमजोर हुई तो थार के रेगिस्तान को दिल्ली तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो दिल्ली पहले से ही जहरीली हवा में सांस ले रही है, फिर उसका क्या हाल होगा। अरावली का ये क्षेत्र बायोडायवर्सिटी का एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है। यहाँ सिर्फ पेड़ नहीं हैं, बल्कि 400 से अधिक पौधों की दुर्लभ प्रजातियाँ सांस लेती हैं। ये तेंदुओं और अन्य वन्य जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण नेचुरल कॉरिडोर है। इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं है। यहीं से साबरमती, बनास और चंबल जैसी प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। और यही रीज़न है कि अरावली को सीधे तौर पर नॉर्थ इंडिया की वाटर सिक्योरिटी से जोड़ा जाता है। लेकिन अरावली की ये विशेषताएं अब सबसे बड़े संकट में हैं, और इसका रीज़न है पैसा। आर्थिक दृष्टि से ये ज़मीन बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि इसकी कोख में छिपे खनिज के गोदाम जैसे कि तांबा, जस्ता, ग्रेनाइट और मूल्यवान मार्बल, और कुछ एरिया में तो सोना चांदी, ग्रेफाइट, टंगस्टन और कई प्रकार के क्रिटिकल मिनरल्स भी है। और यही वो खजाना है जिसने इस शांत जगह को एनवायरनमेंट वर्सेस माइनिंग के संग्राम का अखाड़ा बना दिया है। देखिए, बात सिर्फ संसाधनों की नहीं, हमारी पहचान की भी है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर पर अरावली हमारा गौरव है। यहाँ सीना ताने खड़ा है कुंभलगढ़ का किला, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहीं पर स्थित है दिलवाड़ा के जैन मंदिर, शांत नक्की झील, और इसी पर्वत श्रृंखला में बसा है राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू। लेकिन अरावली की ये हरियाली और नदियाँ आज खतरे में हैं, और इस खतरे का सबसे बड़ा कारण है इल्लीगल माइनिंग माफिया का स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले से पहले अरावली के जंगलों में एक तरह का जंगल राज चल रहा था, क्योंकि इसकी कोख में छिपे खनिज के गोदाम जो सबसे बड़ा निशाना बनाता है, तांबा, जस्ता, ग्रेनाइट और मूल्यवान मार्बल से भरा पड़ा है, जिसे लूटने के लिए माफियाओं ने पहाड़ों को अंदर से खोखला कर दिया। इनका काम करने का तरीका बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। जहां कानून अपनी ही परिभाषाओं में उलझा था, वहां ये पहाड़ को खोद डालते थे। सरकारी फाइलों में जो जमीन जंगल थी, उस पर वहां गहरे गड्ढे बन चुके थे। रातों रात पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जा रहा था। ये एक ऐसी खुली लूट थी जिसने अरावली के संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया। ये सब अकेले नहीं हो रहा था। इस पूरे खेल में कुछ भ्रष्ट नेता और सिस्टम के भीतर बैठे कुछ लोग इन माफियाओं को संरक्षण देते रहे। परिणाम ये हुआ कि 31 पहाड़ियां तो राजस्थान के नक्शे से पूरी तरह गायब ही हो गईं। इसी अवैध खनन और अराजकता को रोकने के लिए और एक स्पष्ट कानून बनाने के लिए देश के सबसे बड़े कोर्ट को बीच में आना पड़ा। इस इल्लीगल माइनिंग पर अंकुश लगाने के लिए 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दी हुई एक नई यूनिफॉर्म डेफिनेशन को स्वीकार किया। कोर्ट का उद्देश्य साफ था, राज्यों के बीच की कन्फ्यूजन को खत्म करना और ये तय करना कि आखिर अरावली है क्या, ताकि माफिया इसका फायदा न उठा सकें। देखिए, किसी भी पहाड़ को अरावली का लीगल दर्जा देने के लिए कोर्ट ने 2 शर्तें रखी हैं, और सारा खेल इन्हीं 2 शर्तों में छिपा है। पहली शर्त है एलिवेशन बेस्ड क्राइटेरिया। अब कानूनी तौर पर केवल वही जमीन अरावली हिल मानी जाएगी जिसकी ऊंचाई अपने आसपास की जमीन यानी लोकल रिलीफ से 100 मीटर या 100 मीटर से अधिक है। मतलब अगर आप पहाड़ की सतह पर खड़े हैं तो चोटी की ऊंचाई 100 मीटर होनी चाहिए। अगर वो 99 मीटर भी हुई तो कानून के अकॉर्डिंग से उसे अरावली हिल्स नहीं माना जाएगा, यानी लीगली वो जमीन नॉर्मल जमीन मान ली जाएगी। दूसरी शर्त है द रेंज डेफिनेशन।
दो पहाड़ियों को अरावली रेंज का हिस्सा तभी माना जाएगा जब उनके बीच की दूरी 500 मीटर के भीतर हो। अगर दूरी 501 मीटर हुई तो अगली पहाड़ी का अरावली हिल्स होने का स्टेटस छिन सकता है। अब सवाल ये है कि हमने इस नई परिभाषा के चक्कर में खोया क्या है। पहले हर राज्य की अपनी अपनी परिभाषाएं थीं जो अक्सर धुंधली होती थीं, लेकिन 2010 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एफएसआई ने एक साइंटिफिक स्केल दिया था जिसे कहते हैं स्लोप बेस्ड डेफिनेशन। एफएसआई का कहना था कि पहाड़ सिर्फ उसकी चोटी नहीं होता, उसकी ढलान, फैलाव और आसपास का बफर जोन भी पहाड़ का हिस्सा होता है। नियम साफ था, अगर किसी जमीन की ढलान 3 डिग्री से ज्यादा है और उसके साथ बफर जोन है तो वो अरावली है और उसे कोई छू नहीं सकता। ये परिभाषा उन छोटे टीलों को भी सुरक्षा कवच देती थी जो भले ही ऊंचाई में कम हो लेकिन इकोसिस्टम के लिए जरूरी हैं। और यही सबसे बड़ा खतरा है। ढलान वाले नियम को हटाने का सीधा मतलब है कि मंगरवानी जैसे घने जंगल और फरीदाबाद के वो क्षेत्र जो इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव हैं लेकिन ऊंचाई में 100 मीटर के पैमाने को नहीं छू पाते, वो सब अब खतरे में हैं। सरकारी फाइलों में अब इन क्षेत्रों का अरावली स्टेटस खत्म हो जाएगा। विडंबना देखिए, ये कानून ऊंची चोटियों को तो बचाएगा लेकिन उस पूरे इकोसिस्टम को खत्म कर देगा जो ढलानों पर सांस लेता है। देखिए, इस तकनीकी बदलाव के परिणाम भयानक हो सकते हैं। अगर हम एफएसआई के डेटा को इस नए 100 मीटर वाले फॉर्मूले में डालें तो जो तस्वीर सामने आती है वो डराने वाली है। 90% पहाड़ियां असुरक्षित। एफएसआई के डेटा के अनुसार राजस्थान के 15 जिलों में मैप्ड 12,881 पहाड़ियों में से केवल 1,048, लगभग 8.7% ही 100 मीटर के क्राइटेरिया में फिट बैठती हैं। यानी बाकी पहाड़ियों पर अब सुरक्षा का कानूनी कवच खत्म हो सकता है। अब सवाल है कि इन बची हुई 90% पहाड़ियों का क्या होगा। फॉरेस्ट लॉ की पकड़ कमजोर होते ही सरकारी रिकॉर्ड में इन्हें कॉमन लैंड की श्रेणी में भी डाला जा सकता है। और आम जमीन का सीधा मतलब है बिल्डर्स और माइनिंग माफियाओं के लिए ओपन इनविटेशन। जिस जमीन को कल तक फॉरेस्ट लॉ बचा रहा था, आज वो जमीन प्लॉट बनकर बिकने के लिए तैयार है। इस फैसले का सबसे गहरा इम्पैक्ट दो राज्यों पर पड़ेगा। पहला राजस्थान, जहां अरावली का 80% हिस्सा है, और दूसरा हरियाणा, जहां पहले ही पूरे देश में सबसे कम फॉरेस्ट कवर है। सोचने वाली बात है, जिस राज्य के पास पहले से ही जंगल कम है, वहां जो थोड़े बहुत पहाड़ बचे थे अब वो भी लीगल परिभाषा की बलि चढ़ जाएंगे। नई परिभाषा ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट नो गो जोन्स में कानून आज भी बहुत स्ट्रिक्ट है। चाहे परिभाषा कुछ भी हो, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व या असोला भाटी में माइनिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये वो रेड जोन है जहां माइनिंग माफिया का घुसना नामुमकिन है। यहाँ कानून बहुत स्ट्रिक्ट है। नो माइनिंग मीन्स नो माइनिंग। इन संरक्षित क्षेत्रों को अभी भी पूरी सुरक्षा मिली हुई है। नई परिभाषा का 100 मीटर वाला नियम इन नो गो जोन्स पर लागू नहीं होगा। यानी अगर कोई संरक्षित जंगल 100 मीटर से कम ऊंचाई पर भी है तो भी वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन असली खतरा इन स्ट्रिक्ट जोन्स के बाहर है। एक्सपर्ट्स का डर है कि माफिया अब पुराने अवैध तरीकों की जगह नए कानून का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करेंगे, क्योंकि यहाँ एक बड़ा लूप होल है। 100 मीटर की जो शर्त है वो सी लेवल से नहीं बल्कि पहाड़ी के आसपास की जमीन अर्थात लोकल रिलीफ से मापी जाएगी, जिसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे कोई पहाड़ी 110 मीटर की है तो उसके आसपास मलबा डालकर उसकी प्रभावी ऊंचाई को 100 मीटर से कम दिखाया जा सकता है। जैसे ही वो पहाड़ी ऑन पेपर 100 मीटर से छोटी हुई, वहां फॉरेस्ट लॉ की पकड़ कमजोर हो जाएगी और इसके बाद माइनिंग की परमिशन का रास्ता लीगली खुल जाएगा। लूप होल के संभावित दुरुपयोग के कारण लोग सड़कों पर उतरकर धरने, प्रदर्शन और विरोध कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आकर कोर्ट और एक्सपर्ट्स के बीच एक बहुत बड़ा लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया है, जहाँ दोनों ही पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। तो आइए एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहले बात करते हैं लीगल लॉजिक की। कोर्ट का कहना है कि एक स्पष्ट परिभाषा से राज्यों के बीच की अस्पष्टता खत्म होगी और सस्टेनेबल माइनिंग के लिए एक एमपीएसएम प्लान तैयार किया जा सकेगा। एमपीएसएम प्लान का मतलब है मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, यानी माइनिंग को साइंटिफिक तरीके से रेगुलेट करना। कहाँ माइनिंग हो सकती है, कितनी हो सकती है और कैसे हो सकती है, सब कुछ पहले से तय नियमों और अनुमतियों के अनुसार होगा। तो अब सवाल ये है कि आखिर एमपीएसएम प्लान की आवश्यकता क्या है। देखिए, माइनिंग को पूरी तरह रोकना पॉसिबल नहीं है
और इसका कारण सिर्फ पैसा नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स है। आज पूरी दुनिया क्रिटिकल मिनरल्स की भारी कमी से जूझ रही है। लिथियम, ग्रेफाइट और कॉपर, ये वो खनिज हैं जिनके बिना ना तो आपकी इलेक्ट्रिक आइटम चल सकते हैं और ना ही मिसाइल सिस्टम। और चिंता वाली बात यह है कि आज इन मिनरल्स की सप्लाई चेन पर चाइना की मोनोपोली है। चीन इसका इस्तेमाल एक वेपन की तरह करता है, जब चाहे सप्लाई रोक देता है, जब चाहे प्राइस बढ़ा देता है। भारत अपनी सुरक्षा के लिए चीन पर निर्भर नहीं रह सकता। इसीलिए नेशनल स्ट्रेटजी के तहत इन संसाधनों को निकालना भारत की मजबूरी बन गई है। सरकार का तर्क है कि अगर हम आंखें मूंद लेंगे तो अवैध खनन होता रहेगा और देश को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन साइंटिफिक और रेगुलेटेड माइनिंग से अरावली को होने वाला नुकसान कम किया जा सकता है और देश की ज़रूरतें भी पूरी हो सकती हैं। इस प्लान का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि माफियाओं की जो मनमानी थी, जो अब तक बिना किसी प्लान, बिना किसी रूल के माइनिंग करते रहे, उस पर अब अंकुश लगेगा। कोर्ट ने नए माइनिंग लीज पर तब तक रोक लगा दी है जब तक ये प्लान तैयार ना हो जाए। अब बात करते हैं एक्सपर्ट्स की। एनवायरमेंटलिस्ट्स इसे डेथ वारंट कह रहे हैं। उनका तर्क है कि पहाड़ियों की इकोलॉजिकल वैल्यू उनकी ऊंचाई से नहीं, उनके फंक्शन, पानी रिचार्ज, डस्ट रोकना से होती है। वैज्ञानिकों का कंसेप्शन है कि ऊंचाई आधारित परिभाषा साइंटिफिक रिडक्शनिज्म है, जो जटिल इकोसिस्टम को इग्नोर करती है। अरावली ने करोड़ों सालों से हमें बचाया है। आज सवाल सिर्फ पत्थरों का नहीं, हमारी अपनी सुरक्षा का है। क्या इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए पहाड़ों की परिभाषा बदलना सही है, या हमें कोई और रास्ता अपनाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।